हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उन्हें दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन हुआ है नेचुरल रिसोर्सेस। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन जिसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? तो दोस्तों, बहुत आसान एक लाइन का इसका उत्तर है कि प्रकृति द्वारा निःशुल्क रूप में प्रदान की गई वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्रकृति द्वारा निःशुल्क रूप में प्रदान की गई वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे दोस्तों, हवा हो गया, पानी हो गया, बारिश हो गया, धूप हो गया। तो दोस्तों, ये सब क्या है? ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो दोस्तों, हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क रूप में मिल रहे हैं। हम धूप का कोई पैसा नहीं देते हैं। हम जो है बारिश होता है तो उसका कोई पैसा नहीं देते हैं। हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो उसका कोई पैसा नहीं देते हैं। पानी लेते हैं तो उसका कोई पैसा नहीं देते हैं। तो दोस्तों, प्रकृति द्वारा निःशुल्क रूप में प्रदान की गई वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसकी विशेषता बहुत है दोस्तों। इसकी विशेषता क्या है प्राकृतिक संसाधन की? प्राकृतिक संसाधन की विशेषता, तो इसकी दोस्तों जो पहली विशेषता है कि ये निःशुल्क उपहार है। ये निःशुल्क उपहार है। अगला पॉइंट है कि दोस्तों, इसमें कुछ ज्ञात और कुछ अज्ञात संसाधन भी होते हैं। मतलब कहने की जैसे हमें धूप मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, बारिश हो रहा है, दोस्तों इन सभी का हमें पता चल रहा है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे इसी में दोस्तों वस्तुएं हैं जिनसे हमको लाभ तो होता है, लेकिन उनका हमें पता नहीं होता कि इनसे हमें लाभ हो रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि इसमें कुछ ज्ञात और कुछ अज्ञात संसाधन भी होते हैं। अगला पॉइंट, संसाधनों में विभिन्नता पाई जाती है। संसाधनों में विभिन्नता पाई जाती है। अगला पॉइंट है, ये स्वयं निष्क्रिय होते हैं। मनुष्य को अपने सूझबूझ से इन्हें प्रयोग में लाना होता है। तो जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वे स्वयं में निष्क्रिय होते हैं, लेकिन मनुष्य जो उसे अपने सूझबूझ से प्रयोग में ला सकता है। तो दोस्तों, मतलब कैसे? जैसे दोस्तों, आप लोग मैं एग्जाम्पल के माध्यम बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को यदि आप लोग अपने अंदर अवशोषित नहीं करेंगे अपने से, तो दोस्तों ऑक्सीजन जो है अपने से आपके अंदर नहीं जाएगा। ऑक्सीजन क्योंकि निष्क्रिय, मतलब ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं क्योंकि ये निष्क्रिय होते हैं, इसकी वजह से। अभी मान लीजिए धूप है, आपको धूप चाहिए तो धूप आपके घर में आके नहीं धूप देगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा, अपनी सूझबूझ से उसे प्रयोग में लेना पड़ेगा, तब आपको धूप लगेगा। तो ये बताया जा रहा है कि ये स्वयं निष्क्रिय होते हैं, मनुष्य को अपनी सूझबूझ से इन्हें प्रयोग में लाना चाहिए। अगला पॉइंट, नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल एनर्जी, सॉरी रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन, तो क्या होता है नवीकरणीय संसाधन? दोस्तों, ऐसा संसाधन होता है जिसे हम प्रयोग करने के बाद दोबारा हम उसे उगा सकते हैं या दोबारा प्राप्त हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए पेड़। तो वह संसाधन जिन्हें उपयोग के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसी को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे वन। वन मतलब दोस्तों, यदि आपने जंगल को एक बार काट दिया तो दोस्तों कुछ दिन में 4 साल, 5 साल, 6 साल में फिर से आपका जंगल तैयार हो जाएगा। तो वही रिन्यूएबल रिसोर्सेस होता है कि वह संसाधन जिन्हें उपयोग के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे वन। उसके बाद दोस्तों दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। उसमें दोस्तों क्या होता था, 4 साल, 5 साल में प्राप्त हो जाता था। और अनवीकरणीय संसाधन में क्या होता है? यह वह संसाधन होता है दोस्तों जिनके निर्माण में कई हजार वर्ष लग जाते हैं। उन्हें एक बार असीमित उपभोग के पश्चात तीव्रता से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होता है जिसे एक बार असीमित उपयोग करने के बाद पुनः दोस्तों शीघ्रता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे हमारा हो गया खनिज। खनिज दोस्तों क्या है, एक बार उसको आप असीमित रूप में प्रयोग कर लेंगे, लेकिन दोबारा अगर चाहेंगे कि 4 साल, 5 साल, 10 साल में उसको बना लें तो नहीं बन पाएगा। कोयला, पेट्रोल, डीजल, दोस्तों ये सब क्या है? ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। आगे चलते हैं, देखेंगे प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। क्या देखेंगे?
प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मैंने भी आप लोगों को प्राकृतिक संसाधन बताया। तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन क्या बताया था? प्राकृतिक संसाधन मतलब प्रकृति द्वारा निःशुल्क रूप में प्रदान की गई वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उसकी समस्या क्या है दोस्तों? उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि यह मानव के जीवन का दोस्तों जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं एकमात्र स्रोत होता है। मानव दोस्तों यही प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर होता है, लेकिन फिर भी मानव इसको समझ नहीं रहा है, इसका असीमित उपभोग कर रहा है, असीमित उपयोग कर रहा है। इससे दोस्तों क्या आ रहा है, वो भौतिक सुखों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या दोस्तों यह है। दूसरी समस्या दोस्तों यह है कि इससे दोस्तों वायु प्रदूषण से जो हमारा प्राकृतिक संसाधन होता है उसको बहुत काफी नुकसान होता है। बढ़ रहे पानी की कमी से नुकसान हो रहा है। गिर रहे भूमि के जल से दोस्तों क्या हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन को नुकसान हो रहा है। जल प्रदूषण की गुणवत्ता, जैव विविधता का नुकसान, भूमि क्षरण, पर्यावरणीय मुद्दों से भारत की प्रमुख समस्या दोस्तों। तो पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन दोस्तों वह संसाधन है जीवन जिससे दोस्तों जीवन यापन के लिए मानव विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव ने इस संसाधनों का मनमाना अंधाधुंध प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। इस अविवेकापूर्ण उपयोग से भौतिक सुखों में बढ़ोतरी का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। वायु प्रदूषण, गरीब कचरे का प्रबंध, बढ़ते पानी की कमी, गिरते भूमि जल लेवल, जल प्रदूषण, वनों की गुणवत्ता, जैव विविधता के नुकसान और भूमि क्षरण के पर्यावरणीय मुद्दों से भारत की प्रमुख समस्या है। तो भारत की प्रमुख समस्या क्या है मैंने बता दिया पर्यावरण में। आगे देखेंगे मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण दोस्तों क्या होता है, कैसे होता है उसको देखेंगे। तो मृदा प्रदूषण क्या होता है? मृदा प्रदूषण तो मृदा में होने वाले प्रदूषण को ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। ये दोस्तों कैसे होता है? दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो हम अपना कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, मतलब फसलों के ऊपर जो रासायनिक दवा छिड़कता है दोस्तों, उससे सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। और रासायनिक खाद का जब हम खेत में प्रयोग करते हैं तो उससे सबसे ज्यादा हमारा जो पर्यावरण होता है दोस्तों वायु सॉरी मृदा प्रदूषण होता है। तो चलिए देखते हैं मृदा प्रदूषण या सॉइल पॉल्यूशन जिसे कहते हैं। तो मृदा में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलने पर होता है, जिससे मृदा की उपज क्षमता में वही बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसी साथ दोस्तों जल प्रदूषण भी होता है। मृदा प्रदूषण के साथ ही दोस्तों जल प्रदूषण भी होता है। तो मृदा प्रदूषण क्या होता है? तो मृदा प्रदूषण मृदा में होने वाले प्रदूषण को कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने या ऐसे रसायन पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलने पर होता है, जिससे मृदा की उपज क्षमता में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों जल प्रदूषण भी होता है। तो यह था दोस्तों मृदा प्रदूषण। अब देखेंगे इसके मृदा प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, इसको रोकेंगे कैसे मृदा प्रदूषण हो रहा है। तो इसको दोस्तों रोकने का जो सबसे पहला उपाय यही है कि रासायनिक दवाओं पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो रासायनिक दवाएं दोस्तों उनके ऊपर क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ताकि दोस्तों उसे छिड़का ना जा सके पौधे पर। उससे दोस्तों मृदा प्रदूषण कम हो जाएगा या नहीं होगा। अगला दोस्तों कृत्रिम उर्वरकों के स्थान पर परंपरागत खाद का प्रयोग कृषि में होना चाहिए। तो जहाँ पे हम लोग कृत्रिम उर्वरक जैसे यूरिया, डाई, पोटास इन सभी का प्रयोग करते हैं, वहां पर हमें कृत्रिम खाद की जगह पर जो हमारा जैविक खाद है दोस्तों, गोबर की खाद हुआ, केचुए की खाद हुआ और दोस्तों सनई, ढैंचा, इन सभी से प्राप्त खाद को हमें अपने खेत में प्रयोग करना चाहिए, ना कि रासायनिक खाद को, जिससे हमारे खेत की उर्वरता भी बढ़ेगी और मृदा प्रदूषण भी नहीं होगा। अगला पॉइंट है कि खेत में पानी के निकास के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमारा जो खेत है उसके पानी की निकास के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हमारा पानी जो है वह पानी भरने पर आसानी से निकल जाए, वरना मिट्टी जो वहां की होती है दब जाती है। अगला पॉइंट है पॉलीथीन और प्लास्टिक का मिट्टी में नहीं डालना चाहिए। प्लास्टिक और पॉलीथीन को मिट्टी में नहीं डालना चाहिए, उसे जला देना चाहिए। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग डाइजेस्टर। डाइजेस्टर हमारा सब्जेक्ट का नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट। तो डाइजेस्टर मैनेजमेंट अलग है, इन्वायरमेंटल स्टडीज अलग है। तो हम दोनों को एक साथ मिला के पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो डाइजेस्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टर होता क्या। डाइजेस्टर
तो डाइजेस्टर मैनेजमेंट क्या होता है? किसी आपदा से होने वाली संभावित क्षति को कम करने के लिए आपदा से पहले, आपदा के समय, आपदा के बाद किए जाने वाले सुरक्षात्मक प्रयास, आर्थिक सहायता, पुनर्वास व्यवस्था, चिकित्सा सहायता आदि आपदा प्रबंधन कहलाते हैं। आपदा क्या होता है? हमने आप लोगों को अभी आपदा बताया। तो आपदा क्या होता है कि प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक घटना जिसके कारण सर्वव्यापी मानव को एवं प्राणी जगत को या उसके संपत्ति को हानि होती है, तो दोस्तों उसी को डाइजेस्टर कहते हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों के गांव में बाढ़ आ गया, बाढ़ आने से एक घर डूब गया, जो जीव जंतु उनको रहने के लिए जगह नहीं है, कितने जीव जंतु उसी में डूब के मर जाएंगे, और दोस्तों कितने लोग बच जाएंगे, तो उसके बाद खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो दोस्तों डाइजेस्टर होता है वो। और डाइजेस्टर मैनेजमेंट क्या होता है? डाइजेस्टर मैनेजमेंट वह मैनेजमेंट होता है जब दोस्तों बाढ़ आ गई आपके गांव में, तो दोस्तों उससे बचने के लिए जो भी क्रिया की जाए उसको किया जाता है। उसको दोस्तों बाढ़ आने से पहले उसकी व्यवस्था की जाएगी कि बाढ़ ना पाए। फिर बाढ़ आने के बाद भी दोस्तों उसकी प्रक्रिया की जाएगी कि बाढ़ को कैसे कम किया जाए। फिर दोस्तों बाढ़ को जाने के बाद जो व्यक्ति रहेगा, जो जीव जंतु रहेंगे, उनको रहने के लिए, खाने के लिए, चिकित्सा की व्यवस्था, इन सभी व्यवस्था को करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाइजेस्टर मैनेजमेंट कहते हैं। कि इसी आपदा से होने वाली संभावित क्षति को कम करने के लिए, आपदा से पहले, आपदा के बाद, आपदा के दोस्तों माइक खराब हो गई, जिसकी वजह से बार बार मेरे वीडियो में आवाज़ नहीं आ रहा है। अभी देखिए, अभी थोड़ा अपने आप ही माइक बंद हो गया, तो मैं दूसरा ईयरफोन लगा के वीडियो बना रहा हूँ। तो पीछे का उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने अभी तक जितना बताया है। इसके बाद देखेंगे अर्थक्वेक क्या होता है। मैंने आप लोगों को आपदा बताया, आपदा प्रबंधन में एक बार फिर से बता देता हूँ, पता नहीं पीछे आप लोगों को सुनाई दिया होगा कि नहीं सुनाई दिया होगा। तो आपदा क्या होता है? डाइजेस्टर। डाइजेस्टर क्या होता है दोस्तों? दोस्तों डाइजेस्टर का मतलब समझिएगा, जैसे दोस्तों क्या होता है आपदा, आपदा का मतलब समझ रहे होंगे आपका कि कोई बहुत बड़ा नुकसान होने की प्रक्रिया को ही आपदा कह सकते हैं दोस्तों। जैसे आपके गांव में बाढ़ आ गया, दोस्तों बाढ़ आने से क्या होगा? बाढ़ आने से आपके गांव में पूरा पानी भर जाएगा। पूरा पानी भर जाएगा तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, उन लोगों को रहने के लिए काफ़ी समस्या होगी। कितने जीव जंतु और मनुष्य उसी में डूब के मर जाएंगे दोस्तों। उसी को क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। आपदा का मतलब नुकसान होना। और आपदा प्रबंधन का मतलब क्या होता है कि दोस्तों जैसे बाढ़ आने वाला है, आप लोग गांव में पहले से ही पता चल गया, जैसे बारिश हो रही बहुत तेजी से, तो उसकी जो संभावना है कि बाढ़ आ जाएगी, तो उसके पहले से व्यवस्था करना, नहर को खोल देना, और अपने गाँव दोस्तों चारों तरफ बांध बनवाना, इन सभी प्रक्रिया को, और बाढ़ आने के समय सभी को बचाना, और सभी को बचाने के बाद चिकित्सा की व्यवस्था करना। दोस्तों इन सभी प्रक्रिया को जब किया जाता है, तो उसी को आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो आपदा क्या होता है? प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक ऐसी घटना जिसके कारण सभी मनुष्य को हानि, प्राणी जगत एवं संपत्ति को हानि और मानवीय पीड़ा उत्पन्न होती है, उसे आपदा कहते हैं। आपदा प्रबंधन क्या होता है? किसी आपदा से होने वाली संभावित क्षति को कम करने के लिए, आपदा से पूर्व, आपदा के समय, आपदा के बाद किए जाने वाले सुरक्षात्मक प्रयास को, आर्थिक सहायता को, पुनर्वास व्यवस्था को, चिकित्सा सहायता को आपदा प्रबंधन कहते हैं। आगे देखेंगे अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप क्या होता है? भूकंप क्या होता है दोस्तों? धरती के अचानक हिलने की घटना को भूकंप कहते हैं। धरती की अचानक हिलने की घटना को क्या कहते हैं? भूकंप, अर्थक्वेक कहते हैं। जब पृथ्वी के आंतरिक गर्म पदार्थों के कारण हलचल उत्पन्न होती है, तो भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। जब पृथ्वी के आंतरिक गर्म पदार्थों के कारण हलचल उत्पन्न होती है, तो भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। कभी भूकंप हल्की तो कभी भारी तीव्रता का होता है। कभी कभी भूकंप हल्का होता है, तो कभी कभी भारी तीव्रता का होता है। कम तीव्रता वाला भूकंप आने पर क्षेत्र विशेष में केवल धरती हिलती है, महसूस होती है, लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वही दोस्तों भूकंप कहलाता है। भूकंप क्या होता है? धरती के अचानक हिलने की घटना को भूकंप कहते हैं। जब पृथ्वी के आंतरिक गर्म पदार्थों के कारण हलचल उत्पन्न होती है, तो भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। कभी भूकंप हल्की तो कभी भारी तीव्रता में होती है। कम तीव्रता वाली भूकंप आने पर क्षेत्र विशेष में केवल धरती हिलती महसूस होती है, लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। आगे देखेंगे वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेज क्या होता है?
तो जल प्रकृति से विरासत से मिला है। जल जो है दोस्तों प्रकृति को विरासत से मिला है, जो ब्रह्मांड में सृष्टि को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसीलिए कहा भी जाता है दोस्तों कि जल ही जीवन है। तो जल संकट क्या होता है? वाटर क्राइसिस, जल संकट। तो जिस जल को उपयोग में लाया जाए उस जल की अनुपलब्धता को ही जल संकट में कहते हैं। दोस्तों जिस जल को प्रयोग में लाया जाए उस जल की अनुपलब्धता, जैसे दोस्तों आपके पीने का पानी है, उसी पानी को पीने की दोस्तों जो व्यवस्था है जल वो नहीं रह पाएगा, तो दोस्तों उसी को जल संकट कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों जल की उपलब्धता में कमी आना। अगला कारण है उपलब्ध जल उपयोगी न होना, जैसे तो आप समुद्र का जल है तो उसको तो पियेंगे नहीं। अगला कारण है औद्योगिक रूप से जल का अधिक दोहन। दोस्तों जो औद्योगिक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करती हैं। अगला उन्नत कृषि के नाम पर आवश्यकता से अधिक जल का दोहन। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, खेत में जब पानी अपने भरते हैं तो पूरा खेत भर देते हैं। मेड़ जितनी बड़ी हम लोगों की होती है उससे उतना पानी भर देते हैं बहुत से लोग। तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे जल संकट की समस्या आती है। आगे देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ है दोस्तों? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी के तापमान से हो रही वृद्धि के कारण स्वरूप वर्षा के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने के, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति जंतु जगत प्रभावों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग है ये तो बहुत बड़ा खतरा है पृथ्वी के ऊपर। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग से हो यह रहा है कि पृथ्वी का जो तापमान है वह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे मौसम बदल जा रहे हैं अपने आप। जो हिमखंड है वो अब दोस्तों पिघल रहा है, ग्लेशियर जो है पिघल रहा है, पिघल के कहाँ जा रहा है? समुद्र में। समुद्र में आने के बाद दोस्तों क्या होगा? समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। जब समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा? वह एक आपदा का रूप ले लेगा, जिससे वनस्पति जगत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दोस्तों उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का दोस्तों सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग फैलाने की वजह, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने की सबसे ज़्यादा बड़ी वजह दोस्तों है क्या? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस की दो वजह से दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखेंगे इसके नियंत्रण का उपाय। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके नियंत्रण का कोई उपाय नहीं है। इसको सिर्फ लोगों को जागरूक करके, जागरूकता फैलाकर इसको कम किया जा सकता है, इससे लड़ा जा सकता है, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमें पृथ्वी को सही मायने में ग्रीन बनाना होगा। दोस्तों बस हम लोगों को पृथ्वी जो है उसमें यदि हम लोग पेड़ बहुत अधिक मात्रा में लगाएंगे तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो अपने आप कम हो जाएगा। इससे सबसे बड़ा खतरा दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद दोस्तों बढ़ रही जनसंख्या, उसके बाद जो पेड़ पौधे हैं इन लोगों की कटाई हो रही है, जिसके कारण दोस्तों ग्रीन हाउस का प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव और तेजी से बढ़ रहा है। तो हम अपने आसपास के वातावरण को जितना प्रदूषण मुक्त रखेंगे, इस पृथ्वी को बचाने में उतनी ही बड़ी भूमिका निभाएंगे। दोस्तों यही ग्लोबल वार्मिंग के नियंत्रण का उपाय था कि इसके नियंत्रण का कोई उपाय नहीं है, सिर्फ लोगों को जागरूक करके इस पे नियंत्रण पाया जा सकता है। हमें अपने आप को, अपने देश को, अपने समाज को क्या बनाना होगा? ग्रीन बनाना होगा। ग्रीन मतलब दोस्तों हरा भरा करना होगा पेड़ लगाकर। तो दोस्तों यदि हम अपने समाज को, अपने गांव में हरा भरा कर देंगे दोस्तों, वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है उससे कम होता चला जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे एड्स। एड्स एड्स या HIV। HIV का पूरा नाम होता है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो एड्स एक वायरस के कारण होता है जिसे कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या HIV। HIV CD4T नामक कोशिका है। HIV क्या है? CD4T नामक एक कोशिका है जो शरीर से लड़ने वाली बीमारियों की मदद करने के लिए विशिष्ट रक्त कोशिकाओं को नष्ट करके मानव शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों उसी को क्या कहते हैं? एड्स कहते हैं, HIV कहते हैं। आगे देखेंगे ठोस अपशिष्ट, सॉइल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या होता है? वे पदार्थ जो उपयोग के बाद निरर्थक एवं बेकार हो जाते हैं तथा जिनका कोई आर्थिक उपयोग नहीं होता है, उसे ठोस अपशिष्ट कहते हैं। वह पदार्थ जो उपयोग के बाद निरर्थक बेकार हो जाते हैं तथा जिनका कोई आर्थिक उपयोग नहीं होता है, उसे ठोस अपशिष्ट कहते हैं। डिब्बे, कांच का सामान, प्लास्टिक, आवासीय कचरा आदि दोस्तों क्या ठोस अपशिष्ट हैं। इनका मुख्य 4 स्रोतों में बांटा गया: औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरेलू, कृषि।
तो दोस्तों यही था ठोस अपशिष्ट। आगे देखेंगे जनसंख्या वृद्धि का कारण। जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है दोस्तों? जनसंख्या वृद्धि का कारण, तो सबसे पहला कारण दोस्तों मृत्यु दर। जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? मृत्यु दर। इसके बाद दोस्तों प्रवास, इसके बाद जीवन प्रत्याशा, अगला विवाह एवं संतान प्राप्ति की भावना। तो आप लोग बता दो विवाह एवं संतान प्राप्ति की भावना क्या है दोस्तों? क्या होता है कि हमारे यहाँ प्रथा चलती है कि यदि विवाह होगा तो आप लोगों को संतान की प्राप्ति होना आवश्यक है। तो ऐसा दोस्तों प्रथा होती है, एक सब कुप्रथा है। अगला अशिक्षा एवं अज्ञानता। तो कुछ लोग शिक्षित नहीं होते तो क्या करते हैं, 4 बच्चे 10 बच्चे 15 बच्चे पैदा कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जनसंख्या बढ़ता है। बाल विवाह, बाल विवाह भी दोस्तों इसकी बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन अब तो बाल विवाह बंद हो गया है। अगला दोस्तों अंधविश्वास। अंधविश्वास से भी दोस्तों जो है हमारी जनसंख्या में वृद्धि होती है। कैसे दोस्तों? कि शादी करना आवश्यक है। सबसे बड़ा अंधविश्वास दोस्तों यही है, शादी करना आवश्यक है। अगला लड़के की चाह में लड़की पैदा करना। दोस्तों कुछ लोग क्या कहते हैं, लड़की हो जाए, लड़के की चाह में दोस्तों एक लड़का, दोस्तों उनको मान लीजिए 4 लड़की है, उनको एक लड़का चाहिए, उसी के चक्कर में दोस्तों 10 लड़कियां हो जाती हैं, लेकिन एक भी लड़का नहीं होता, जिससे भी दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो ये था जनसंख्या वृद्धि का कारण। आगे देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी की पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य में भूमिका। जो सूचना प्रौद्योगिकी होता है उसकी पर्यावरण मानव स्वास्थ्य में क्या भूमिका है? तो सूचना प्रौद्योगिकी में उपग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस प्रकार इन उपग्रहों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान कर सकते हैं, उसी प्रकार इन उपग्रहों के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं का, विशेष रूप से समुद्री तूफान, बाढ़ इत्यादि का पूर्वानुमान कर पर्यावरण को होने वाली हानियों से बचाया जा सकता है। तो यह था दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी की पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य में भूमिका। आगे देखेंगे खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या होता है दोस्तों? फूड चेन। तो विभिन्न प्रकार के जीवों का वह रेखीय क्रम जिसके द्वारा भोजन का संश्लेषण होने एवं खाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब खाद्य जाल क्या होता है? किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र में परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं को एक साथ खाद्य जाल कहा जाता है। आगे देखेंगे लुप्त प्राय प्रजातियां। लुप्त प्राय प्रजातियां मतलब दोस्तों, लुप्त मतलब छुप जाना, खो जाना। तो दोस्तों ऐसे जीव की आबादी होती है जिसके लुप्त होने का जोखिम होता है, क्योंकि ये तो संख्या में कम है या बदलते पर्यावरण पर भक्षण मानकों द्वारा संकट में है। जैसे दोस्तों गैंडा, शेर, बंगाल टाइगर आदि दोस्तों क्या लुप्त प्राय प्रजातियों में से हैं। आगे दोस्तों जल समेट प्रबंधन का उद्देश्य। जल समेट प्रबंधन का क्या उद्देश्य है? तो सबसे पहला उद्देश्य है प्रदूषण नियंत्रण। अगला है संसाधनों के अतिशोषण को कम करना। अगला है दोस्तों जल भंडारण, बाढ़ नियंत्रण, अवसादन की जांच, वन्य जीव संरक्षण। अगला है कटाव नियंत्रण और मिट्टी की रोकथाम। अगला है नियमित जल आपूर्ति के लिए भूजल स्तर को बनाए रखना इत्यादि। दोस्तों क्या है, ये सब दोस्तों जल समेट प्रबंधन का उद्देश्य है। देखेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण तत्वों की जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिमाण का बोध कराता है। ऊर्जा के पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर, प्रति क्षेत्रफल इकाई में, प्रति समय इकाई पर प्रयोग में लाई गई ऊर्जा की कुल मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है क्योंकि प्राथमिक उत्पादकों का द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, अतः ऊर्जा के पिरामिड का आधार चौड़ा होता है। प्राथमिक उत्पादन इसी आधार तल पर अव्यवस्थित होते हैं जब सर्वाधिक ऊर्जा ग्रहण किए होते हैं, फिर क्रमशः बढ़ते हुए ऊर्जा स्तरों पर ऊर्जा घटती है और शीत पतला होता चला जाता है। तो दोस्तों ये था पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। बीच बीच में हो सकता है कहीं पर वॉइस ना आया हो, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।